हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया सब? तो लेक्चर 7 पर आ चुके हो और 6 लेक्चर्स आप कंप्लीट कर चुके हो और साथ ही साथ वो अलग से जो एडिशनल में न्यू रेशियो की कैलकुलेशन और क्या कहते हैं गुडविल की वैल्यूएशन फॉर्मूले आते हैं वाला टॉपिक, ये आपने करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 7 मतलब इशू ऑफ डिबेंचर पे। क्योंकि इशू ऑफ शेयर जो रिसेंट आपने लेक्चर देखा होगा उसमें जो इशू ऑफ शेयर पढ़ा उसमें आपने फोर फीचर और प्रोराटा के क्वेश्चन करने सीख लिए, क्योंकि एग्जाम में 10 से 11 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। 6 नंबर का तो सीधा प्रोराटा का क्वेश्चन आता है और 3 मार्क्स में जो फोर फीचर वाले क्वेश्चन होते हैं और साथ में 1 नंबर के एमसीक्यू में दो कुछ क्वेश्चन आते हैं उसी के कि मैक्सिमम कितना डिस्काउंट मिनिमम, वो जो हमने क्वेश्चंस ट्राई करके देखे थे। तो कुल मिलाकर अब आप लोग शेयर चैप्टर में से जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो सीख चुके हो। एक 4 नंबर की बैलेंस शीट मैंने आपकी छुड़वा रखी है, वो मुझे बाद में करानी है, तब हो जाएगा। ठीक है, तो आज देरी किए बिना अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम रहेगा इशू ऑफ डिबेंचर। तो पहले एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि इस वाले टॉपिक के अंदर मैं आपको मेन क्या सिखाऊंगा। तो मेनली तो मुझे यहां पे आपको सिखाना है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार रिपीटेड फॉर्म में पूछा जाता है वो वाला टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम रहता है इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश। इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। और दूसरा मुझे आपको यहां पे सिखाना है इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडम्पशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी मैं इस चैप्टर को पढ़ाता हूं तो मैं न जाने क्यों बार बार यही दो टॉपिक करवाता हूं बच्चों को, और फालतू के टॉपिक में किसी भी बारे में डिस्कस ही नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो यही दो टॉपिक रहते हैं और इन्हीं दो टॉपिक के साथ आपको मैक्सिमम बातें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, चलिए। तो एक तो इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश की बात करूंगा और उसके बाद विद टर्म ऑफ रिडम्पशन की बात करूंगा। तो पहले एक काम करता हूं, मैं अदर देन कैश की बात करता हूं। देखो बच्चों, होगा क्या जब भी आप कोई अदर देन कैश का मतलब होता है कि आपने डिबेंचर तो देने हैं पब्लिक को, जो सामने से आ रहे हैं लोग उनको डिबेंचर देने वाले हो, लेकिन बदले में उनसे पैसा नहीं ले रहे। तो पैसा नहीं लेंगे सर, अदर देन कैश का मतलब कैश मत लेना। हर बार आप जो नॉर्मल जर्नल एंट्री बनाते हो, जैसे अभी आपने शेयर वाले चैप्टर में बनाई, तो कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन ऐसे करके कैश अकाउंट डेबिट ऐसे कर रहे थे ना, या बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये कह रहे हैं कि तुम पैसा मत लो, उसके बदले में अदर देन कैश, कैश के अलावा कुछ ले लो। तो ये कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, और क्या ले, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे एसेट्स में कैश के अलावा मशीन हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, प्लांट मतलब लैंड कुछ भी हो सकती है। कोई भी एसेट आप एक्वायर करो और उसके बदले में पेमेंट में आप क्या करो, डिबेंचर दे दो। क्या दे दो बदले में? डिबेंचर। मतलब कहने का यह है कि एक कंपनी किसी से कुछ खरीदेगी और खरीदते वक्त उसे उसे एसेट बोलेगी, जैसे मशीन खरीदेगी, बिल्डिंग खरीदेगी, फर्नीचर, ऐसे कुछ भी खरीदेगी कंपनी। और जब उसे खरीदने के बाद उसके बदले में पेमेंट कराने की बात आएगी तो पेमेंट की फॉर्म में डिबेंचर दे देगी। तो कंपनी के डिबेंचर चले गए, मतलब इश्यू हो गया, और पैसा भी नहीं आया क्योंकि बदले में उतने रुपए का कोई और एसेट आ गई, कोई दूसरी एसेट आ गई। तो समझ गए ना क्या होता है अदर देन कैश का मतलब, कि कुछ एसेट आएगी और बदले में डिबेंचर्स जाएंगे। अब जब एसेट आती है तो कैश अकाउंट डेबिट की जगह वो एसेट डेबिट हो जाती है। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, पता नहीं कौन सी एसेट है, मशीन हो सकती है, बिल्डिंग, जो भी होगा उसका नाम। और हम करते हैं बदले में वेंडर को पेमेंट। तो पहले वेंडर लिखते हैं, बाद में पेमेंट की जाती है, तो कहते हैं वेंडर। वेंडर का मतलब है जिससे हमने खरीदा, उसे वेंडर बोला जाता है। जिससे हमने उस एसेट, पर्टिकुलर एसेट को खरीदा, उसे वेंडर बोला जाता है। तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ये पहली एंट्री होती है। और यहीं पे एक चीज और बच्चों को सिखाई जाती है कि मान लो प्यारे बच्चों, 1 लाख रुपए की एसेट खरीदी, 1 लाख की, और आपने जो पेमेंट की वो 1,20,000 की। ऐसा आपके बीच में डील हुई। ये जो पेमेंट्स होती है ना, ये वाली पेमेंट, इसको बोला जाता है परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब कितने में खरीदा, वो जो पेमेंट करने वाले हो आप, उसे परचेज कंसिडरेशन बोला जाता है। वैल्यू, 1 लाख की एसेट खरीदी और आप बदले में 1,20,000 का हो गया। सर पागल थोड़ी हम, मैंने कहा आप पागल नहीं हो, ये क्वेश्चन आपको कहता है कि पागलों वाले काम करो, ऐसे मान लो थोड़ी देर के लिए। तो 1 लाख रुपीज की एसेट खरीदी और बदले में आप वेंडर को 1,20,000 दोगे। तो ये जो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, ये इस एसेट के साथ आपने गुडविल भी टेक ओवर किया, ये इंटेंजिबल है। गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000।
तो ये एंट्री पास करनी पड़ेगी। मतलब सन्ड्री एसेट टू वेंडर तो एंट्री बनाओगे ही बनाओगे, लेकिन कभी अगर ऐसा होने लगे कि आपने जितनी की एसेट खरीदी उससे ज्यादा की पेमेंट कर रहे हो, मतलब एसेट मतलब डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है, तो फिर आप डेबिट में 20,000 रुपए गुडविल लिखोगे। तो अब आप बहुत होशियार हो, आपके दिमाग में तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। आप कहोगे 1 लाख की एसेट खरीदी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 90,000 दी हो? तो बिल्कुल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 1,20,000 की जगह आपकी और उसकी डीलिंग हुई हो 90,000 में। थोड़ी देर के लिए इसको हटा दूं मैं, फिर गुडविल की तो कोई बात ही नहीं रहेगी, क्योंकि डेबिट में तो कुछ कमी नहीं रही। 1 लाख यहाँ है, यहाँ 90,000 है, 10,000 रुपीज क्रेडिट में कम है। तो अब आप मुझे बताओ, अगर 1 लाख की एसेट खरीद के 90,000 की पेमेंट कर रहे हो, तो आपका प्रॉफिट है या लॉस? आपका मतलब कंपनी का। कंपनी 1 लाख रुपए की एसेट ले और बदले में सिर्फ 90,000 रुपीज देगी उसको परचेज कंसिडरेशन, तो वो 10,000 का प्रॉफिट हो गया। तो जो 10,000 का प्रॉफिट होगा, कंपनी उसको कैपिटल रिजर्व के नाम से लिख। तो मतलब सर, मतलब भैया एक बात समझ में आ गई हमें कि अगर आप एसेट खरीदते हो और एसेट कम है और पेमेंट ज्यादा की करते हो, तो गुडविल लिखना पड़ता है। और अगर आप एसेट खरीदते हो, एसेट के बदले में पेमेंट कम कर रहे हो, तो जो डिस्काउंट मिला हुआ होता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। यहां तक बात समझ में आएगी। तो पहली एंट्री आप जब भी बनाया करेंगे, वो इसी तरीके से बना करेगी कि आपके पास कुछ एसेट्स आप खरीद के लाओगे, उस एसेट के बदले में वेंडर लिखोगे। वेंडर वो होता है जिससे आपने उस पर्टिकुलर एसेट को परचेज किया है, या 2-3 एसेट भी खरीद सकते हो। जो भी खरीदोगे उसके बदले में आप वेंडर को पेमेंट करोगे। ठीक है जी। अब वेंडर को पेमेंट करते हैं, तो पहले वेंडर का नाम लिख दिया, अब वेंडर को पेमेंट कराते हैं। तो दूसरी एंट्री पास करते हैं। आप कहोगे नरेशन मैंने कर लो, बीइंग सन्ड्री एसेट परचेज, जो भी खरीदा उसका नाम लिख के परचेज लिख। अब पेमेंट कराते हैं, तो ये जो वेंडर डेबिट में क्रेडिट में लिखा हुआ था, अगली एंट्री में वेंडर डेबिट हो जाता है। आपके पास क्वेश्चन के अंदर वेंडर का नाम लिखा होगा, तो वेंडर का नाम लिख दिया करेंगे। अभी क्वेश्चंस में से दिखाऊंगा कि कैसे वेंडर का नाम मिलता है। वेंडर अकाउंट डेबिट टू कुछ परसेंटेज वाले डिबेंचर हमें मिला करेंगे, उनको 2% डिबेंचर अकाउंट लिखा। वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, ये एंट्री बनेगी हर बार, यही एंट्री बनेगी। कितने भी तगड़ा क्वेश्चन आए, इजी आए, टफ आए, मतलब जैसे भी आएगा, एंट्री यही बनेगी, वेंडर टू परसेंटेज डिबेंचर। ठीक है। और कभी अगर ऐसा लिखा हो 1 लाख रुपीस की पेमेंट कर रहे हो ना, तो देखो यहाँ पे अगर वेंडर के आगे 1,20,000 लिखा है या वेंडर के आगे 90 लिखा है, जो वेंडर के सामने लिखा होगा वही अमाउंट आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर वेंडर क्रेडिट 120 से हुआ है, तो डेबिट भी 120 से ही होगा। अब क्वेश्चन कहता है आपने डिबेंचर दिए, आपने डिबेंचर इशूड किए, 100 रुपए का डिबेंचर एट द रेट 20% प्रीमियम। कहते हैं 20 रुपए की प्रीमियम पर शेयर पे 20 का प्रीमियम, मतलब 100 का तो डिबेंचर है ही, 20% का मतलब 20 रुपए के प्रीमियम के साथ आपने 120 पर बेचा। जब आप सामने वाले को डिबेंचर दे रहे हो, तो आप उसको ये कह रहे हो कि देखो जी, हमारी कंपनी की रेपुटेशन बहुत तकड़ी है, हमारा 100 का माल 100 पे नहीं बेचते, हम 100 की चीज 120 पर देंगे, खरीदोगे? सामने वाला लेने के लिए तैयार है। तो 100 की चीज कितने पे बेच दी हमने? 120 रुपए पर बेच दी। तो ये जो परसेंटेज डिबेंचर लिखा, इसके साथ फिर मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा जो आप डिबेंचर इशू करोगे उसको प्रीमियम पे इशू करना। आप प्रीमियम तो याद है ना, पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, शेयर वाले में, लेक्चर जो 6 पढ़ा था। तो ये जो प्रीमियम का मतलब होता है जितने की चीजें उससे ज्यादा पर जाएगी, तो उसी को प्रीमियम बोलते हैं। और देखो यहाँ पे भी लिखा है कि आपने 100 रुपए का एक डिबेंचर 20% प्रीमियम, मतलब 120 पे। अगर आप कहते सर ये ना लिखा होता, तो 100 का मतलब पार पे होता। और ये तो कमाल की बात तो ये है कि ये तो डिस्काउंट पे भी हो सकता है डिबेंचर। ऐसे भी लिख देते 100 का डिबेंचर आपने इशू किया एट 10 रुपीज डिस्काउंट, ऐसे भी लिखा हो सकता था। तो अगर प्रीमियम की जगह डिस्काउंट होता, तो ये आपका लॉस होता, कंपनी के लिए लॉस, की 100 की चीज 90 पर बिक रही है। तो फिर मैं प्रीमियम की जगह डेबिट, क्योंकि प्रीमियम है, प्रॉफिट है कंपनी का, तो क्रेडिट में लिखा जाता है। यही लॉस होता तो मैं लॉस को डेबिट में लिखता। किस पता है किस नाम से? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से, जो भी अमाउंट होता ये तब लिखता अगर डिस्काउंट पे बेचता। चलो आप कहोगे सर डिस्काउंट पे भी करके देखा मैं एक बार, पहले प्रीमियम वाला करके दिखाता हूं। तो मुझे 1,20,000 की मैंने एसेट खरीदी थी, आप कहोगे नहीं 1 लाख की। मैंने कहा नहीं 1 लाख की थी, लेकिन मुझे 1,20,000 रुपए देने पड़े, तो मैं 1,20,000 से ये एंट्री पास करूंगा, क्योंकि मुझे जितने पे करने पड़े। तो वेंडर के सामने 120 था, तो वेंडर के सामने 120 लिखा। अब मुझे 120 की पेमेंट करनी है, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि मैंने कितने डिबेंचर दिए होंगे। भाई मैं, एक डिबेंचर 100 का है,
और मैं डिबेंचर 100 की जगह 20 रुपए के प्रीमियम के बाद उसे 120 रुपए में पकड़ा रहा हूं। मैं इसी 100 की चीज में उसे कह रहा हूं भाई तू 120 रुपए में लगेगी तेरे लिए। तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा वर्किंग नोट में, इसका नंबर होता है, एक नंबर होता है एग्जाम के अंदर, तो ये वर्किंग नोट में वही चेक होता है, नीचे ही क्वेश्चन के नीचे ही इशूड डिबेंचर। मैं डिबेंचर्स कितनी इशूड की ये चेक करना चाहता हूं। तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा परचेज कंसिडरेशन जो कि 1,20,000 रुपए, और डिवाइड में लिखना पड़ेगा मुझे इशू प्राइस जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में जो एग्जांपल है मेरा उसमें 120 है। क्या फॉर्मूला बना? परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाई इशू प्राइस। इशू प्राइस ये 100 जो लिखा हुआ है ये फेस वैल्यू है, मार्केट में अगर 120 पर दे रहा हूं मैं तो ये इशू प्राइस 120 माना जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 12 से 1 करोगे तो 1000 नंबर ऑफ डिबेंचर आपने इशू किए, इससे ये पता चलता है 1000। अब ये जो 1000 डिबेंचर इशू किए तो परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू लिखी जाएगी। परसेंटेज डिबेंचर में शेयर कैपिटल में, पिछले चैप्टर में या इसके चैप्टर में परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू लिखी जाती है। पार, प्रीमियम, डिस्काउंट कोई भी केस हो यहां पे फेस वैल्यू आती है। अब मुझे बताओ यहां पे डिबेंचर आपने कितने डिबेंचर इशू किए? 1000। फेस वैल्यू कितनी है डिबेंचर की? 100। तो 1000 इंटू 100 1,00,000। कितने डिबेंचर इशू किए? 1000। प्रीमियम कितने का है? 20। तो यहां पे 20,000। देखो अपने आप 1,20,000 1,20,000 बन गया। अगर ये केस प्रीमियम की जगह डिस्काउंट का होता, मान लो 1,20,000 की जगह मैंने कितने डिबेंचर वो कितने रुपए पे खरीद लिया था? 90। 1,20,000 की जगह 90 लिख लेता हूं। अगर यहां 90 पे खरीदा था तो यहां भी कितना लिखा जाएगा? 90। और क्वेश्चन कह रहा है कि आप 100 रुपए का डिबेंचर डिस्काउंट पे बेच दो 10 रुपए के, मतलब 100 की चीज 100 पे नहीं 90 पे बेच दो, डिस्काउंट को तो 10 रुपए काट के। तो मुझे नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा 90,000 क्योंकि परचेज कंसिडरेशन 90 रहेगा, और उसको मैं डिवाइड करूंगा इशू प्राइस। इशू प्राइस 100 नहीं है, 100 तो फेस वैल्यू है। 100 की चीज मैंने 10% डिस्काउंट का मतलब 90 पर बेची। 0 से 0 कैंसिल, 9 बन जा 9। इसका मतलब मैंने फिर से 1000 डिबेंचर इशू किए। यहां पे 1000 की 10 में मल्टीप्लाई वो 100 में, यहां पे फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होगी, यहां पे 1,00,000 ही आएगा। लेकिन ये प्रीमियम का केस नहीं है इस बार, मैं इसलिए प्रीमियम हटाऊंगा यहां से, डिस्काउंट डेबिट में लिखना पड़ेगा। और 1000 डिबेंचर, एक पे कितने का डिस्काउंट? 10 का। तो इसका मतलब 10,000 रुपए का डिस्काउंट लगा होगा। अब देखो यहाँ 1,00,000 है और ये 90 और 10 मिलके ये भी 1,00,000 रुपए बन गया। और समझ में आएगा अभी आपको। अभी अगले वाले क्वेश्चंस पर चलने दो, मैं तो सिर्फ एक हिंट देकर समझा रहा हूं। आप कहोगे सर ये प्रीमियम भी ना होता, डिस्काउंट भी नहीं होता, पार का केस होता, तो पार में तो बच्चे फिर 100, जैसे मान लो 90,000 के लिए 100 से डिवाइड करते तो 900 ही डिबेंचर आता, फिर तो 100 से डिवाइड करना है। पार का मतलब है जितनी की चीज है फेस वैल्यू पर ही इशू हो रहा है। इशू प्राइस तब बदल जाता है फेस वैल्यू से जब डिस्काउंट या प्रीमियम का केस आता है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, फिर आपको आइडिया लगेगा। देखो ये क्वेश्चन है एक, कहते हैं रिलायंस लिमिटेड ने परचेज की मशीनरी 1,35,000 की। इट वाज एग्रीड दैट परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय इशूइंग 9% डिबेंचर 100 ईच। अब परचेज कंसिडरेशन कितना पेड करना है डायरेक्ट नहीं लिखा, तो जितनी की एसेट मशीन खरीदी उतना ही पे करना होगा, इसका मतलब ये माना जाता है। तो पहली एंट्री कॉमन एंट्री बना दूं, फर्स्ट एंट्री। अब तीन तीन केस हैं, सॉरी 2 केस हैं, लेकिन पहली एंट्री कॉमन रहेगी। क्या? मशीनरी अकाउंट डेबिट, एसेट खरीदी तो एसेट डेबिट। रिलायंस लिमिटेड परचेज मशीनरी, किससे खरीदी? नहीं ना नाम लिखा। बेटा ये वेंडर नहीं है, वेंडर होता है जो दूसरा नाम लिखा होता है। पहला नाम हमेशा किसका होता है? कंपनी का। दूसरा नाम होता है वेंडर का। वेंडर का नाम नहीं है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर आप ऐसे डायरेक्ट लिख दोगे, बीइंग मशीनरी परचेज। और कितने रुपए की मशीन परचेज की? 1,35,000, 1,35,000, 1,35,000। अब पेमेंट करते हैं, तो सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं? पहले पार के अकॉर्डिंग। तो देखो वेंडर क्रेडिट है तो वेंडर डेबिट हो जाएगा। और कितने परसेंट डिबेंचर? 9% डिबेंचर इशू कर रहे हो, तो टू 9% डिबेंचर बीइंग परचेज कंसिडरेशन पेड। अब पार पे बेच रहे हो, पार का मतलब है 100 का एक है तो फेस वैल्यू 100 है, तो बेचा भी 100 पर ही गया होगा। तो दूसरी एंट्री जो बनाई है उसमें हमने 1,35,000 की पेमेंट करनी है, डिवाइड बाई 100, क्योंकि मुझे क्या चेक करना है? इशूड डिबेंचर चेक करने हैं। 0 से 2 0 कैंसिल, 1350 नंबर ऑफ डिबेंचर आपने इशू किए। 1350 इंटू फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है हमेशा यहाँ, तो ये 1,35,000 ही आएगा।
और यहाँ पे अगर वेंडर क्रेडिट 135 से है तो डेबिट भी 135 से ही होगा। फर्स्ट के बाद सेकंड एंट्री इस केस में क्या बनती, अगर डिस्काउंट का केस होता, पार का होता तो इधर की तरफ बनाई अभी हमने एंट्री, ये तो पार की, देखो फर्स्ट एंट्री तो कॉमन है, पार प्रीमियम डिस्काउंट कुछ भी हो, पहले तो एसेट खरीदनी है, खरीदने के बाद वेंडर को पेमेंट कर रहा था पार पे, अब लिखा हुआ है हमारे पास, एक सेकंड, हाँ जी, ओके, हाँ, तो एसेट खरीद ली, पार का केस था तो हमने डायरेक्ट एंट्री बनाई पार वाली। अब क्वेश्चन कह रहा है डिस्काउंट है, तो मैंने कहा ठीक है डिस्काउंट की एंट्री बनाता हूं, 10% डिस्काउंट है, तो पहले तो एंट्री बनेगी वेंडर डेबिट, दूसरी एंट्री ये थी वेंडर क्रेडिट है तो वेंडर डेबिट, क्योंकि ये केस डिस्काउंट का है तो डिस्काउंट भी डेबिट में लिखा जाता है, अभी पिछले वाले स्लाइड पे भी बताया था, और उसको नाम लिखा जाता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। प्रीमियम का केस होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट में लिखा जाता क्योंकि कंपनी का फायदा होता है। नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यूड कैलकुलेट करना पड़ेगा, परचेज कंसिडरेशन कितना पे करोगे वेंडर को, 1,35,000, यहां तो 1,35,000 ही आएगा क्योंकि यहां 135 है वेंडर, तो वेंडर डेबिट भी 135 से ही होगा। अब इश्यू प्राइस कितना है, तो 100 का डिबेंचर 10% डिस्काउंट, मतलब 100 की चीज 90 पर बिक रही है, 90 से इसको डिवाइड करते हैं, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45 और डबल जीरो, इसका मतलब आपने 1500 नंबर ऑफ डिबेंचर इशू किए, तो 1500 डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू लिखी जाती है, तो यहां आएगा 1,50,000 और फिर 1500 इंटू 10 यहां पर आएगा 15,000 डेबिट में डिस्काउंट के सामने, ये भी केस खत्म हो गया। तो पहली एंट्री कॉमन रहेगी, फिर दूसरी एंट्री अकॉर्डिंग टू केस आप उसे पार के हिसाब से बना सकते हो, प्रीमियम के हिसाब से बना सकते हो, डिस्काउंट के हिसाब से बना सकते हो, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन आपसे किस तरीके के क्वेश्चन की डिमांड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ट्राई करते हैं ये वाले केस। लो जी, एक और क्वेश्चन मिल गया मुझे यहाँ पे, कहते हैं हाँ जी, ये कह रहे हैं क्वेश्चन में एक्स लिमिटेड परचेज द एसेट ऑफ द बुक वैल्यू 4 लाख, एक्स लिमिटेड ने 4 लाख रुपए की एसेट परचेज की और टुक ओवर लाइबिलिटी 50,000 की, उसकी लाइबिलिटी भी टेक ओवर कर ली फ्रॉम मोहन ब्रदर्स। अब देखो ये मोहन ब्रदर्स जो दूसरा नाम, पहली तो कंपनी हो गई जिसके लिए हम एंट्री बनाएंगे, दूसरा हो गया वेंडर का नाम, तो क्यों वेंडर की जगह मोहन ब्रदर्स लिखना पड़ेगा आपको, समझ में आ रहा है। अब कहते हैं इट वाज एग्रीड, अब आप कहोगे सर ये टेक ओवर लाइबिलिटी, मैं कहता हूं कभी कभी आप एसेट की जगह किसी का बिजनेस ही एक्वायर कर लेते हो, तो जब बिजनेस आता है तो उसकी एसेट भी हमारी हो जाती है, उसकी लाइबिलिटी, कर्जे भी हमें चुकाने पड़ते हैं, बस अंतर इतना होता है क्योंकि हम कर्जा चुका रहे होते हैं तो वो पैसा हमें कम पे करना पड़ता है। मतलब जैसे मैंने 4 लाख की एसेट ली, 4 लाख और 50,000 की मैंने लाइबिलिटी, तो अब देखा जाए तो मेनली मैं उसे 3,50,000 रुपीज दूंगा क्योंकि मैंने उसका कर्जा भी उतारा है 50,000 का। लेकिन और बाकी आगे जाके अगर उसकी सेटलमेंट में आगे चल के हमारी कंसीडरेशन के लिए कुछ बात होती है तो फिर उस हिसाब से हम ये चेक करते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस, गुडविल लिखे या कैपिटल रिजर्व। इट वाज एग्रीड दैट परचेज कंसीडरेशन सेटल्ड 3,80,000 का केस बना दिया और कहते हैं जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ, पार प्रीमियम डिस्काउंट तीनों ही केस में एंट्री पास करके दिखानी है। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पहले सबसे पहले खरीद लेते हैं, पहली एंट्री तो कोई भी केस हो कॉमन रहेगी, तो फर्स्ट एंट्री में यहां बना देता हूं, ये जो जगह पोर्शन है मेरे पास, और दूसरी एंट्री में यहां पे 3 अलग अलग पोर्शन में करके दिखा दूंगा आपको। तो मैं पहले एक कॉमन एंट्री पास करके दिखा देता हूं तुम्हें, मशीन को खरीदने की, तो परचेज एसेट, सॉरी एसेट खरीदिए, तो पहली एंट्री सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 4 लाख, मुझे उसकी लाइबिलिटीज भी टेक ओवर करनी पड़ी, तो सन्ड्री लाइबिलिटीज भी मेरे हिस्से में आई, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट का होता है, और टू वेंडर, वेंडर का नाम है इस बार मोहन ब्रदर्स, दूसरा वाला नाम वेंडर का होता है, और वेंडर से मेरी डील हुई 3,80,000। अब बच्चे मुझे बताओ, 50,000 तो 50,000 तो मैंने उसकी लाइबिलिटी कर्जा दिया और 3,80,000 मैंने और दिया उसको, तो मैंने तो टोटल 4,30,000 खर्च किए, दोनों को टोटल करो, और एसेट कितने की आई है मेरे पास, सिर्फ 4 लाख, तो जो 30,000 रुपीज मैंने एक्स्ट्रा दिए वो एक तरीके से कौन सा अमाउंट हो गया, गुडविल का। बीइंग सन्ड्री एसेट्स परचेज। अब चलते हैं दूसरी एंट्री पर। अब देखो 3 केस है, पार प्रीमियम डिस्काउंट, तो ए केस पार वाला, बी केस डिस्काउंट वाला, और सी केस प्रीमियम वाला। कोई भी केस हो, अगर मोहन ब्रदर्स क्रेडिट है तो
पेमेंट वाली एंट्री में मतलब ये सेकंड एंट्री है। तो सेकंड एंट्री में वेंडर अगर क्रेडिट था तो वेंडर अगली एंट्री में डेबिट होगा, तो मोहन ब्रदर्स डेबिट, मोहन ब्रदर्स डेबिट, मोहन ब्रदर्स डेबिट। ठीक है जी, बस बच्चे 1 मिनट। केस कोई भी हो, अगली एंट्री में मोहन ब्रदर्स मतलब वेंडर डेबिट हो जाता है। पार का केस है तो सिर्फ परसेंटेज डिबेंचर लिखकर छोड़ देते हैं। कितने परसेंट वाले डिबेंचर है, कुछ लिखा है क्या? इशूइंग डिबेंचर, सिर्फ डिबेंचर लिखा है, तो टू डिबेंचर अकाउंट, परसेंटेज नहीं लिखा तो हम भी परसेंटेज। डिस्काउंट का केस होता तो डिस्काउंट डेबिट में लिखना पड़ता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, परसेंटेज नहीं लिखा तो सिर्फ डिबेंचर लिखा। प्रीमियम का केस होता है तो प्रीमियम को तो मोहन ब्रदर्स टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इसमें नंबर ऑफ डिबेंचर चेक करते हैं। 3,80,000 की पेमेंट करनी है। एक डिबेंचर कितने का? पार पे मतलब 100 रुपए का, 3800। तो 3800 डिबेंचर यहां पे आएगी फेस वैल्यू, तो 3,80,000, 3,80,000 या 380 ही लिखना पड़ता है। मोहन ब्रदर्स के सामने 380 लिख दो, क्योंकि अगर यहां क्रेडिट में 380 है तो 380 रहेगा, चाहे कोई भी केस हो। बस अब क्रेडिट के अमाउंट ढूंढने हैं। यहां पे हमने डिस्काउंट पर बेचा है, तो 3,80,000 की पेमेंट कितने पर कर रहे हैं हम? 10% डिस्काउंट। 100 की चीज 10% डिस्काउंट का मतलब 90। 0 से 0 कैंसिल, 9। कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। कोई रफ्तार 3,80,000 डिवाइड बाई 90, तो ये आया कुछ 4222.22। तो देखो पॉइंट के बाद का अमाउंट हमें नहीं लेना होता, क्योंकि जो हम डिबेंचर्स वगैरह शेयर्स इशू करते हैं पॉइंट्स में नहीं जाते। ये एक मतलब एक नंबर ऑफ डिबेंचर एक ही इशू होगा, ऐसा नहीं कि फाड़ के या आधा दिया जा सकता है। तो इसलिए मैं 422 डिबेंचर 4,222 डिबेंचर इशू करूंगा। अब 4,222 इंटू 100, क्योंकि फेस वैल्यू लिखी जाती है, तो 422 इंटू 100 ये आएगा अमाउंट। और डिस्काउंट में कितना आएगा? तो 10 रुपए का डिस्काउंट है, 10% का मतलब 10 रुपया, तो 4,222 इंटू 10, 4,222 अब आप कहोगे सर ये ऐसा लग रहा है जैसे टोटल बराबर ना बैठ रहा हो। मैंने कहा एक बार चेक कर लेते हैं। डेबिट में बैठ रहा है 3,80,000, लो बढ़िया है कि क्वेश्चन ऐसा आ गया कि पॉइंट में आंसर आया, तो पॉइंट में आ जाता है तो कुछ बच्चे गड़बड़ कर देंगे कि क्या होगा कैसे होगा, घबराएंगे। घबराना नहीं है, पॉइंट के बाद की फिगर नहीं लेनी, बस पॉइंट के से पहले पहले वाले नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करने हैं। 3,80,000 प्लस 4,222 मैंने यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई की है नंबर ऑफ डिबेंचर से, यहाँ पे 100 की मल्टीप्लाई की है, ये आ रहा है 4,22220। इसमें से माइनस कर देते हैं 4,22200। 20 रुपए डेबिट के एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो जो 20 रुपए डेबिट के एक्स्ट्रा आ रहे हैं यहां पे लिखो टू बैंक। 20 रुपए हम उसके खाते में डाल देंगे, कहेंगे जी पॉइंट में नहीं कर सकते, तो जो तुम्हारा 20 रुपया बच रहा है उसको हम बैंक से दे देंगे आपको। ऐसे इस वाले में नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करने, 3,80,000 की पेमेंट करनी है, और एक डिबेंचर इशू प्राइस कितना है यहाँ पे? प्रीमियम मतलब 100 की चीज 10% एक्स्ट्रा मतलब 110 पर। तो फिर से मैं इसको डील करता हूं, 3,80,000 डिवाइड बाई 110, 3454 के आगे पॉइंट है, तो मैंने कहा बस मेरे लिए यही काम का है। 3454, तो 345400, क्योंकि 100 की मल्टीप्लाई होगी। 34,540, क्योंकि यहाँ 10 की मल्टीप्लाई होगी प्रीमियम पे। अब एक बार फिर से टोटल करके देखते हैं। 3,80,000 आ रहा है ऊपर का टोटल, इसमें से माइनस करते हैं 34,540 और माइनस करते हैं 34,540। 60 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, 60 रुपए को बैंक से पे कर देंगे। हमने कहा 60 रुपए भाई अपने खाते में डलवा लो, और बाकी की चीजें हमने क्या कर दी? पे कर दी नॉर्मल डिबेंचर्स के थ्रू।
यहां तक पॉइंट समझ में आ गया? तो पहली एंट्री कॉमन, केस कोई भी हो, दूसरी में पार है तो डायरेक्ट, डिस्काउंट है तो इश्यू प्राइस बदलेगा, प्रीमियम है तो भी इश्यू प्राइस बदलेगा। और परचेज कंसिडरेशन को किससे डिवाइड करना पड़ता है बच्चे? इश्यू प्राइस से डिवाइड करना पड़ता है, तभी आपका आंसर सही आता है, वरना तो गड़बड़ कर दोगे। कभी भी आपके क्वेश्चन में पॉइंट्स में आंसर आए तो टेंशन मत लेना। पॉइंट में आंसर आने का मतलब होता है कि आप उस क्वेश्चन में पॉइंट के बाद की जो चीजें होंगी उनको बैंक से पे करेंगे, मतलब आप राउंड फिगर, राउंड ऑफ का मतलब जीरो नहीं करना, मतलब पॉइंट से पहले पहले वाले नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करने हैं। और ध्यान रहे, परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, चाहे पार हो, प्रीमियम हो, डिस्काउंट हो। यहां पे भी जितने नंबर ऑफ डिबेंचर आए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, यहां भी जितने नंबर ऑफ डिबेंचर आए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, और यहां भी जितने नंबर ऑफ डिबेंचर निकल कर आए उसको 100 से ही मल्टीप्लाई किया। तो कितना आसान है ना? अब तो गड़बड़ नहीं करोगे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। लो, एक और क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, पता नहीं कौन सा, टीएस ग्रेवाल का होगा। क्या हुआ है इसके अंदर? कहते रामा टुक ओवर एसेट एंड लाइबिलिटी, कुछ एसेट लाइबिलिटी टेक ओवर करूंगा मैं। परचेज कंसिडरेशन में पे करूंगा 60 लाख पेड बाय इशूइंग डिबेंचर लो, जी 60 लाख रुपीस की पेमेंट कर रहा हूं। तो पहले एसेट खरीद लेता हूं, और किससे खरीद रहा हूं? रामा हमें, इससे कृष्णा लिमिटेड। तो पहले सारी एसेट खरीद दें, तो खरीद लेते हैं। एंट्री नंबर 1, लैंड एंड बिल्डिंग ले ली एक तो, और फर्नीचर मंगा लिया। जो खरीद रहे हैं सबको डेबिट करते चले जाओ। स्टॉक आ गया। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है, और किससे परचेज किया है मैंने? कृष्णा लिमिटेड से। वेंडर का नाम भी लिखा, ठीक है जी। अब क्या है, 50 लाख रुपीस की तो हमने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी थी। 10 लाख रुपीस का मैंने फर्नीचर लिया था। 5 लाख रुपीस का स्टॉक था। 7 लाख मेरी उससे डील हुई क्रेडिटर को लेके, और उसके मेरे बीच में 60 लाख रुपीस के कंसिडरेशन तय हुआ कि भाई हम तुझे 60 लाख रुपीस ओवरऑल मिला। अब जरा चेक करूं तो 50, 60 और 65, और ये बन रहा है 67। तो 65 लाख रुपीस की एसेट लेकर 6,70,000 की मुझे पेमेंट करनी पड़ी, क्योंकि उसका कर्जा भी उतारूंगा मैं क्रेडिटर्स का 77 लाख, और 60 लाख मैंने उसको वैसे दिया। तो डेबिट में आप गुडविल अकाउंट लिख लो, जो शॉर्ट रह गया पैसा, प्लस माइनस देख लेना। 65 और 67, तो ये जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं ये गुडविल के जाएंगे। नरेशन आपको लिखनी सिखाई दी है, बीइंग सन्ड्री एसेट परचेज। अब इसको वेंडर को पेमेंट कर देते हैं दूसरी एंट्री में। क्या नाम लिखा हुआ है? कृष्णा लिमिटेड। तो कृष्णा लिमिटेड डेबिट, कौन सा है? पार, प्रीमियम, ईच एट प्रीमियम का केस है, ठीक है। तो टू 12% डिबेंचर, परसेंटेज डिबेंचर लिखे हुए इस बार, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना कंसिडरेशन है? 60 लाख रुपीस की पेमेंट करने जा रहे हो। एक डिबेंचर कितने का? 100 का डिबेंचर, 20% प्रीमियम। 100 का 20 मतलब 120 हो गया ना। 20 का मतलब 20% का मतलब 20 रुपए एक्स्ट्रा। 100 की चीज 20 रुपए एक्स्ट्रा का मतलब 120 पे इशू प्राइस हो गया। 0 से 0 कैंसिल, 12 5 जा 60, 4 0 का मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आ गए? 50,000, 50,000। 50,000 इंटू 100, 50 लाख। 50,000 इंटू 2, 20, 10 लाख। समझ में आ गया ना? प्रीमियम मतलब 20 रुपए का प्रीमियम है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर इंटू 20, नंबर ऑफ डिबेंचर इंटू फेस वैल्यू, और दोनों का टोटल वही बैठेगा जो कृष्णा लिमिटेड के सामने लिखा हुआ होता है, 60 लाख। ठीक है जी, आगे समझ में इजी है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एंथनी लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिबेंचर 100 ईच एट 10% डिस्काउंट टू टू लिमिटेड। ठीक है जी, अब ध्यान से सुन लो पहले मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात। आपने 20,000 9% डिबेंचर ऑलरेडी इशू कर दिया डिस्काउंट पे। अब आप मुझे बताओ, 20,000 100, 20,000 और 100 का एक मिला के बनते हैं 20 लाख रुपए। 2 2 4 2 6,
लेकिन इसमें आपने डिस्काउंट पे बेचा, मतलब आपने इतने रुपए में नहीं दिया, आपने इसको डिस्काउंट दिया कितना 10%, 20, 100 का 10%, 10 रुपए, 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपए का डिस्काउंट। इसका मतलब आपने 18 लाख रुपए की पेमेंट उसको की। आया समझ में 18 लाख कैसे आया? 18 लाख कैसे कैलकुलेट किया मैंने? भाई अब क्वेश्चन में वेंडर को आप कितनी पेमेंट कर रहे हो ये डायरेक्ट अमाउंट ना लिख के अतरंगी तरीके से लिखा, कहते हैं हम उसको इशूड कर चुके हैं 20,000। नंबर ऑफ डिबेंचर जो हम कैलकुलेट करते हैं बार बार, नंबर ऑफ डिबेंचर यहाँ पे 50 निकल कर आया, उससे पिछले क्वेश्चन में निकाल के क्या चेक किया, तो उससे पिछले क्वेश्चन में चेक किया था, उससे पहले मैंने खुद आपको चेक करके बताया कि कैसे नंबर ऑफ डिबेंचर निकलता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो नंबर ऑफ डिबेंचर है जो तुम्हारे सामने आप चेक करते हो, वो हम ही बता रहे हैं कि इशूड 20,000 डिबेंचर। अब ये खुद ही बता दिया मैंने, कहा इसका मतलब 20,000 तुमने डिबेंचर इशू किए 100 रुपए वाले, मतलब तुमने टोटल उसे 20 लाख रुपए के डिबेंचर दिए, लेकिन तुमने कहा हम डिस्काउंट पर दे रहे हैं, तो 10% डिस्काउंट पे, तो इसका मतलब आपने उसे 18 लाख की पेमेंट की है। तो मतलब आपकी और उसकी जो एसेट खरीदने पे डील हुई है उसमें 18 लाख रुपए तय हुए होंगे। पास एंट्रीज ऑफ बुक ऑफ एंथनी लिमिटेड इफ दीज डिबेंचर वर टू बी रिडीम एट प्रीमियम। अब ये मैंने स्टार्टिंग में लिखा था ना 2 केस, आपको क्या कह रहे हो, मैंने कहा मैंने 2 केस बोले थे, मैंने कहा मैं आपको 2 केस पढ़ाऊंगा, एक विद टर्म ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन पे क्या होता है ये वाला टॉपिक, और एक अदर देन कैश वाला टॉपिक। तो देखो इसी अदर देन कैश को पढ़ते पढ़ते बीच में किसकी झलक आ गई, रिडम्पशन करके एक टर्म लिखी मिली। दोबारा देखते हैं, रिडम्पशन का मतलब, रिडम्पशन को रिडीम भी बोलते हैं, तो वो सारा गायब हो गया जो मैंने आपको भी 18 लाख लिख के, कोई बात नहीं। डिबेंचर वर रिडीम एट 5% प्रीमियम, में ये टर्म लिखी हुई आई, कोई बात नहीं आने दो, चलो क्वेश्चन करके देखते हैं, ट्राई करते हैं। पहले एसेट खरीदते हैं, सन्ड्री एसेट कितने की परचेज की मैंने मिट्ठू से, 23,50,000, तो हम लिखेंगे सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, 23,50,000। लाइबिलिटी कितनी ली मैंने उससे, 6 लाख। और मिट्ठू जो वेंडर है यहाँ, मिट्ठू लिमिटेड, उसका और मेरा आपस में हुआ तय 18 लाख, 20 लाख की चीज को मैंने उसे 18 लाख में दिया क्योंकि मैंने डिस्काउंट पर दिया था। तो 18 और 6 24 लाख, और एसेट कितनी की खरीदी 23,50,000, तो ये 50,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा जो पे करने पड़े हैं, यही अमाउंट है जिसको आप गुडविल बोलेंगे। कम पे करना पड़ता तो मैं क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व लिखता, सन्ड्री एसेट परचेज। अब मैं अगली एंट्री में मिट्ठू को पेमेंट करूंगा, क्वेश्चन ने बोला डिस्काउंट पर पेमेंट की है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितने परसेंट वाले डिबेंचर इशू किए, 9%। अब की बार मुझे नंबर ऑफ डिबेंचर खुद कैलकुलेट नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन नहीं कैलकुलेट करके दिया है। 20,000 डिबेंचर, यहाँ पे फेस वैल्यू 100 की मल्टीप्लाई होकर 20 लाख आएगा, 20,000 डिबेंचर 10 की मल्टीप्लाई होकर डिस्काउंट में 2 लाख आएगा, और यहाँ 18 लाख आएगा क्योंकि यहाँ पे 18 लाख लिखा है। इतनी बात समझ में आ गई? अब बस एक बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताने जा रहा, बस एक बात याद रखना, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन नॉर्मल करते हो कोई दिक्कत नहीं है, कभी ऐसे लाइन लिखी आ जाए कि दीज डिबेंचर वर रिडीम वर्ड लिखा जाए और इस रिडीम के साथ प्रीमियम लिख जाए। अब रिडीम लिखा हो और पार लिखा हो, रिडीम मतलब रिडीम के साथ प्रीमियम, इंपॉर्टेंट बात यह है, रिडीम तब तक हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता जब तक रिडीम के साथ प्रीमियम ना लिखा हो। सर ऐसे लिखा हुआ है वर टू बी रिडीम एट पार लिखा होता, या वर टू बी रिडीम एट डिस्काउंट लिखा होता नहीं है, पर मैं बोल रहा हूं पार लिखा हो डिस्काउंट लिखा हो तो कोई टेंशन कुछ नहीं करना, फिर तो नॉर्मल उसे इग्नोर कर दो, पढ़ो भी मत, उस लाइन को पढ़ना ही नहीं होता। लेकिन अगर कभी ऐसा लिखा जाए कि वर रिडीम के साथ प्रीमियम जुड़ जाए अगर, तो ये हमारा बहुत कुछ उखाड़ देगा अगर आपने इस चीज को ध्यान से पढ़ के इसके लिए ट्रीटमेंट नहीं करा, तो मतलब उखाड़ मतलब क्वेश्चन में गलत हो जाएगा फिर आप। तो अगर ये वर्ड प्रीमियम लिखा हुआ है 5% का मतलब ये जो एक डिबेंचर 100 का है ना, उसी पे 5% का मतलब 5 रुपए, 100 का 5% मतलब 5 रुपए एक्स्ट्रा, प्रीमियम का मतलब एक्स्ट्रा, और रिडीम का मतलब होता है वापस। जैसे आज आप डिबेंचर इश्यू कर रहे हो ना, आपने मिट्ठू से एसेट खरीदी और मिट्ठू को डिबेंचर दिए, तो इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर, आपने डिबेंचर बेचे।
इसी तरीके से जैसे डिबेंचर इश्यू किए जाते हैं तो कुछ टाइम बाद 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 15 इयर्स, 12 इयर्स, 8 इयर्स, जितने भी इयर्स के लिए आपने डिबेंचर बेचे हैं, उतने टाइम के बाद आपको उनको वापस करना पड़ता है पैसा। डिबेंचर वाले जो आज आपको पैसा दे रहे हैं या जिसने आज आपको एसेट दी, बदले में पैसा नहीं लेके गया, हमसे डिबेंचर ले गया, सर्टिफिकेट्स ले गया, सिक्योरिटी ले गया, फ्यूचर में वो उस सिक्योरिटी को वापस करके मुझसे फंड लेने आएगा अपना। तो जो वापस रिवर्स हो जाता है, आज इश्यू किया जा रहा है, फ्यूचर में 6 7 8 साल, 10 इयर्स, 11 12 13 15 इयर्स तक के बाद जब भी वो वापस आएगा अपना पैसा मांगने के लिए और हमारी सिक्योरिटी हमें रिटर्न करेगा, इसको रिडीम बोला जाता है। पहली बात समझ में आ गई? तो अब आप कहोगे 15 ईयर, 10 इयर्स की बात आज क्यों कर रहे हो? मैंने कहा जब मैं डिबेंचर दे रहा होता हूं, इश्यू कर रहा होता हूं, तो इश्यू करते वक्त तो मैं पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, ये 3 वर्ड यूज करता हूं। मैंने कहा चलो इस बार डिस्काउंट पे देंगे हम डिबेंचर, इस बार प्रीमियम पर करते हैं, इस बार पार पे करते हैं। तो ये तो आपने सीख लिया, पार होता है तो सिर्फ मिट्ठू टू परसेंटेज डिबेंचर लिख रहे थे, डिस्काउंट आता है तो डिस्काउंट को डेबिट किया जाता है, प्रीमियम अगर कभी लिखा है तो प्रीमियम को टू सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से क्रेडिट किया जाता है इश्यू करते वक्त। लेकिन इश्यू करते वक्त ही मैं ये कंडीशन लगा देता हूं आज ही कि भाई जब तू 5 साल बाद अपना पैसा वापस लेने आएगा, मान लेते 5 इयर्स के लिए दिया था, तो आफ्टर 5 ईयर जब आप आओगे अपना पैसा लेने के लिए, तो मैं आपको पार पे आपका पैसा लौटाऊंगा। ऐसे बोल दिया बस मैंने, रिडीम करूंगा तुम्हारा पैसा पार पे। मैंने कहा ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता, बोल दिया तो बोल दिया, बात खत्म, इससे इग्नोर कर देते हैं। या ये बोल दिया जाता कि आप जब आओगे ना तो मैं रिडीम करूंगा आपका पैसा डिस्काउंट पे। आप क्या कहोगे सर ऐसा कोई केस होता है क्या? मैंने कहा हो ना हो, मैं तो कह रहा हूं एक बात बोल दी तो इग्नोर कर दो, कोई बात ही नहीं है ये डिस्काउंट वाली। लेकिन अगर मैं आज डिबेंचर देते वक्त सामने वाली पार्टी से ये कह देता हूं, मिट्ठू से या किसी से भी, कि आप जो मुझसे आज डिबेंचर लेके जा रहे हो, जो फ्यूचर में वापस आओगे तो मैं आपका पैसा भी प्रीमियम पे लौटाऊंगा, तो मतलब कंपनी ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। कंपनी कह रही है कि जो चीज 100 रुपए की है, मैं तुम्हें फ्यूचर में 100 से ज्यादा पैसे लौटाऊंगी जब तुम अपना पैसा वापस लेने आओगे। तो मतलब मैंने अपने लिए फ्यूचर के लिए एक लॉस तैयार कर लिया, या मैं ये बोलूं कि मैंने अपने फ्यूचर के लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट कर ली। पॉइंट समझ में आ रहा है? 100 रुपए की जगह मुझे 105 रुपए, ये 5 रुपए एक्स्ट्रा का मतलब है 100 तो लौटाऊंगा ही लौटाऊंगा, फेस वैल्यू तो जाएगी जाएगी, वापस जब करूंगा तो जितनी की चीज है उतने तो दूंगा ही, साथ में 5 रुपए फालतू और दूंगा। मैंने फ्यूचर में होने वाला लॉस रिकॉग्नाइज कर दिया। अब मुझे उसे मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल 11th क्लास में होता था, कहते थे फ्यूचर में होने वाले लॉस को रिकॉर्ड करो। तो अगर मुझे आज पता चल रहा है कि 100 की एक एसेट, मतलब 100 का डिबेंचर है और फ्यूचर में मुझे 5 रुपए फालतू करने हैं, तो मतलब 5 रुपए मुझे एक्स्ट्रा का, मतलब 5 रुपए का फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तो इस लॉस को मुझे मेंशन करना पड़ेगा। और इसी लॉस को मेंशन करने के लिए एक नाम लिखा जाता है, क्रेडिट में लिखा जाता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये नाम लिखना पड़ता है। कितने रुपए फालतू दूंगा? 5। कितने डिबेंचर हैं टोटल जो मैंने इशू किए? 20, 20,000 है उस पे, तो 20,000 इंटू 5, 1 लाख। आप ये कब लिखोगे? जब रिडीम के साथ प्रीमियम वर्ड लिखा हो। कहां पे लिखोगे? क्रेडिट में, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और डेबिट में भी लिखना पड़ेगा, ये जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर लिखा है ना, इसको 2 लाख में 1 लाख रुपए प्लस करने पड़ेंगे, और अब ये अमाउंट 2 लाख की जगह कितना हो जाएगा? 3 लाख। आप कहोगे सर अगर ये ना लिखा होता, अब डिस्काउंट ही ना होता इस केस में, तो फिर आपको डेबिट में एक लाइन ऐड करनी पड़ती, डिस्काउंट ऑन इशू, या फिर डिस्काउंट की जगह एक और टर्म यूज कर सकते हो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 1 लाख रुपीस लिखते। ये तब लिखते अगर 2 लाख रुपए पहले से ना होता है लिखा हुआ। ये तो क्वेश्चन की आपकी किस्मत अच्छी है कि पहले से ही 2 लाख रुपीस का आपने डिस्काउंट दे रखा था इशू पे, और फ्यूचर में आपको 1 लाख रुपीस एक्स्ट्रा पे करने हैं, तो फ्यूचर में होने वाला लॉस भी इस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या डिस्काउंट की जगह लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से लिखा जाएगा। आप करो सर, ये 2 लाइनें ऐड करनी है, मतलब ये और ये अभी लिखा हुआ था, नहीं लिखा होता तो ये भी खुद से लिखना पड़ता आपको। तो ये जब भी रिडम्पशन के साथ प्रीमियम लिखा मिल जाए किसी भी क्वेश्चन में, तो ये सेकंड वाली एंट्री में जो आप बनाते हो ना परसेंटेज डिबेंचर, इस परसेंटेज डिबेंचर के नीचे तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखना पड़ता है, और डेबिट में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, उसमें अमाउंट रिकॉर्ड करना पड़ता है। सेम 1 लाख 1 लाख हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा, अगर क्या लिखा हो? रिडीम एट प्रीमियम, ऐसे टर्म लिखी हुई। चलो, तो बाकी क्वेश्चन नॉर्मल था। पहले हमने अपनी एसेट खरीदने वाली एंट्री बनाई, फिर वेंडर को पेमेंट करने वाली बनाई, लास्ट में फिर हमने ये जो अलग से लाइन ऐड मिली उसको इसी में एडजस्ट करके देखा। आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है Bright Limited took over assets 6,60,000 and liabilities 80,000 of Star Limited and agreed purchase consideration 6 lakh payable 10% in cash and the balance by issue of 12% debenture 200 each. Give necessary journal entries of Bright Limited. अब ये वाला मैंने क्वेश्चन इसलिए कराया है, मैं इसलिए लिख के लाया हूं क्योंकि इसमें 10% इन कैश में भी दे रहा है वो पैसा। तो 6,60,000 की एसेट खरीदी, लाइबिलिटी भी दी है और साथ में स्टार लिमिटेड से कंसिडरेशन ऑलरेडी तय हो चुका है कि 6 लाख रुपीज हम तुम्हें देंगे। चलो तो फर्स्ट एंट्री तो यहीं पे बना दो, कॉमन रहेगी क्योंकि किसी भी केस में चाहे पार हो, प्रीमियम हो, डिस्काउंट हो, तो पहले हम नॉर्मल एक खरीदने वाली एंट्री बना लेते हैं। रेड से बनाओ, रेड अच्छा लगता है, ग्रीन से बनाता हूं। पहली एंट्री सन्ड्री एसेट 6,60,000 सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट। और किससे खरीदा है? ब्राइट तो हम हो गए, दूसरा नाम बताओ क्या है? स्टार लिमिटेड। 6,60,000 रुपीज एसेट खरीदी, 80,000 में हमारी डीलिंग हुई और 6 लाख रुपीज हमें स्टार लिमिटेड को देना है, ये हमारे कंसिडरेशन थे। 6,80,000 की पेमेंट कर रहे हो और एसेट कितने की खरीद रहे हो? 6,60,000। तो 20,000 रुपीज जो आप एक्स्ट्रा पे करोगे, ये आपकी क्या बनी जाएगी? गुडविल, क्योंकि आपको लॉस हो रहा है, एक्स्ट्रा दे रहे हो, बीइंग सन्ड्री एसेट परचेज। अब सेकंड एंट्री बनाते हैं। पार सेकंड एंट्री अगर प्रीमियम होता और सेकंड एंट्री अगर डिस्काउंट होता। तीन अलग अलग केस में सेकंड एंट्री या तो ये बनती या ये बनती या फिर ये बनती। अब अमाउंट लिखते हैं। तो अगर यहाँ पे स्टार लिमिटेड क्रेडिट है तो हर केस में स्टार लिमिटेड डेबिट होगा। ठीक है, कहते हैं 10% कैश में गया। अब देखो सब में केस कोई भी हो, कॉमन ही है ना कैश, या तो मान के चलो ना एक ही केस आता, तो कहते हैं जितने रुपए की पेमेंट करोगे उसमें। अब देखो एक और चीज, यहाँ पे अगर स्टार लिमिटेड के में 6 है तो यहाँ पे 6 लिख लो, केस कोई भी हो, यहाँ तो 6 ही आए। कह रहे 10% पैसा तो उसे तुमने कैश में दे दिया, 10% कैश में। टू कैश 10%, 6 लाख का 10% कितना होता है? 60,000। ये तो तुमने कैश दे दिया। इसमें भी प्रीमियम में भी कैश चला गया। आपको क्या अलग नहीं बनानी एंट्री? मैंने कहा एक साथ बनाओ, यहाँ भी 10%, 6 लाख का 10% कैश में पेमेंट कर दी, तो क्रेडिट में कैश लिख दिया। अब मुझे बताओ, अगर 6 लाख में से 60,000 रुपीज कंसिडरेशन पेड हो चुका है, तो अब कितने रुपए का कर्जा और बच रहा है उसका? 6 लाख में से 60,000 जाने के बाद 5,40,000 रुपीज और बच रहे हैं, जो हमें और पे करने हैं कंसिडरेशन के। उसके लिए आपने डिबेंचर इशू किए, कितने? 100 रुपए वाला पार पे। कितने परसेंट वाले? 10 परसेंटेज लिखा हुआ है, 12% वाले। तो पार पे करे तो बस परसेंट डिबेंचर ही लिख के छोड़ देंगे। प्रीमियम पे किया तो 12% डिबेंचर के साथ नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखा जाएगा। डिस्काउंट पे किया तो डेबिट में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी लिखा जाएगा और क्रेडिट में तो परसेंटेज डिबेंचर रहेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि 5,40,000 अपॉन 100 करोगे, फिर वापस 100 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ चेक करना पड़ेगा 5,40,000 क्यों? क्योंकि 6 लाख में से 60,000 तो मैं पे कर चुका हूँ, तो बचे हुए के लिए डिबेंचर इशू कर रहा हूँ 120 पर, क्योंकि 100 का डिबेंचर 20% प्रीमियम। 0 से 0 कैंसिल, 12 4 जा 48, 12 5 जा
6020 4500 इंटू 100 4,50,000 क्योंकि फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई 4,50,000 इंटू 20 90,000। सेम चीज यहाँ पे करेंगे 5,40,000 की पेमेंट 100 का डिबेंचर 10% डिस्काउंट मतलब 90 पर मतलब 6,000 डिबेंचर 6,000 इंटू 100 फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई 6 लाख और 6,000 इंटू 10 यहाँ पे वो रिडम्शन वगैरह कोई वर्ड नहीं लिखा था तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिडीम के साथ प्रीमियम वर्ड लिखा होता तो फिर मैं यहाँ पे 2 लाइनें ऐड और करता, क्रेडिट में प्रीमियम और रिडम्शन लिखता और डेबिट में क्या लिखता, डिस्काउंट लिखा ही पड़ा है। यहाँ पे भी क्रेडिट में प्रीमियम और रिडम्शन लिखता और डेबिट में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर लिखता। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं। कैसा क्वेश्चन आया भला देख। कहते हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू इशू ऑफ डिबेंचर फॉर द फॉलोइंग। नॉर्मल इशू ऑफ डिबेंचर है, अब अदर देन कैश वाला नहीं है, मतलब कैश में नॉर्मल है। अदर देन कैश होता तो लिखा होता सन्ड्री एसेट वगैरह कुछ परचेज, अब बस नॉर्मल इशू की है 28,000 10% डिबेंचर 100 ईच और फिर ये 15% प्रीमियम वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। अच्छा एक काम करते हैं, ये आगे रुपीज का साइन है क्योंकि मैंने इसके स्क्रीनशॉट लिया है तो ये दिख नहीं रहा, मैं एक बार लिख देता हूँ, ये रुपीज का सिंबल है इनके 28,000 रुपीज के डिबेंचर 80,000 रुपीज के डिबेंचर। ये रुपीज भी इसलिए सिखाना जरूरी है क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं रुपीज लिखा होता है तब भी 28,000 इंटू 100 करके अमाउंट लिख कर आ जाते हैं। जब ऑलरेडी रुपीज लिखा हुआ है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करनी होती, 100 से मल्टीप्लाई तब करनी होती है जब ये रुपीज का सिंबल नहीं होता। अब आप कहोगे आपके पास तो था नहीं, मैंने कहा ये मैंने जहां से स्क्रीनशॉट लिया वहां पे गड़बड़ था, वैसे इसके आगे रुपीज का सिंबल है। ठीक है, नहीं होता तो फिर मैं भी 28,000 इंटू 100 28,000 इंटू 15 जो भी करता फिर वैसे ही करता। अब जरा ध्यान से सुनना, इशू ऑफ डिबेंचर 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 15%, तो मैंने डिबेंचर को इशू किया 15% प्रीमियम। इसके बाद अब रिडीम के आगे अगर प्रीमियम लिख जाए तो भसड़ है, अगर रिडीम के आगे कुछ नहीं लिखा तो फिर कोई टेंशन नहीं है, मतलब रिडीम के आगे पार डिस्काउंट लिखा है तो फिर कोई टेंशन नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इशू ऑफ डिबेंचर 100 ईच एट प्रीमियम, नॉर्मल प्रीमियम पे डिबेंचर इशू किए 15% एंड रिडीमेबल एट पार। अब रिडीमेबल एट पार है तो इग्नोर, कुछ नहीं है। तो चलो पहले वाले केस की एंट्री पास करते हैं, ब्लैक है ना तो व्हाइट कर लो। पहले केस की एंट्री बनाते हैं। सर जब जो नॉर्मल एंट्री पास होती है तो एंट्री पहली बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, नॉर्मल केस में जैसे शेयर इशू करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये इकट्ठा लिखना पड़ता है और नरेशन लिखी जाती है बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ये फर्स्ट एंट्री बनाई है, ठीक है। अब आप बताओ, आपने 28,000 रुपीज के डिबेंचर इशू किए और कितने परसेंट प्रीमियम पर, 15%। तो पहले 28 आपको 28,000 का 15% निकालना पड़ेगा, तो मैं 28,000 का 15% कैलकुलेट करता हूं। 28,000 रुपीज के डिबेंचर बेचे आपने, रुपीज है तो फिर मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे नहीं सर मल्टीप्लाई करके मजा आता है, तो पहले 28,000 को 100 से डिवाइड करो तो ये 2800 आएगा, सॉरी 280 डिबेंचर नंबर ऑफ डिबेंचर, तो आप फिर मल्टीप्लाई वापस 100 से कर सकते हो। अब देखो 28,000 रुपीज के डिबेंचर इशू कर रहे हो और 15% प्रीमियम पर, तो इंटू 15% 4,200 रुपीज के प्रीमियम पर, तो 28,000 प्लस 4,200। प्रीमियम का मतलब होता है आपको जितने का आपका डिबेंचर उससे ज्यादा पैसा मिलेगा क्योंकि आप ज्यादा पर बेच रहे हो। 100 की चीज आप 100 से ज्यादा पर मतलब 115 रुपए पर बेच रहे हो, तो 28,000 रुपीज तो ये मिलेंगे और साथ में 15% आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलेगा, तो आपको मिलेंगे 28,000 प्लस 4, 28 और 4 42, वो 32, 28 प्लस 4 32, तो 32,200 रुपीज आपको एप्लीकेशन पर मिले। अब इसको ट्रांसफर कर लेते हैं क्योंकि प्रीमियम का केस है ना, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम का केस है।
परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू जाती है जो कि यहाँ 28,000 है। प्रीमियम पर 4200 अभी हमने चेक किया 15%, और अगर यहाँ पे क्रेडिट में ये है तो डेबिट में भी यही रहेगा, और इन दोनों का टोटल ये बराबर बैठेगा। ये हमने केस नंबर 1 किया। अब केस नंबर 2 करके देखते हैं। केस नंबर 2 में क्या है? तो केस नंबर 2 में लिखा हुआ है 30,000 रुपीज के 10% डिबेंचर 100 ईच एट प्रीमियम इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब ये रिडीमेबल एट प्रीमियम लिख गया, मतलब पंगा हो गया। अब आपको वो दो लाइनें ऐड करनी पड़ेंगी, वो भी कौन सी एंट्री में? दूसरी एंट्री में। दूसरी का मतलब जैसे दो एंट्री बनती है तो सेकंड वाली एंट्री में लिखना होता है। चलो पहले इशूड एट प्रीमियम है, तो प्रीमियम पे जो इशू करें तो नॉर्मल जो इशू की एंट्री होती है वो बनाते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये मेरी फर्स्ट एंट्री होती है। अब 30,000 रुपए के डिबेंचर को 100 के डिबेंचर को 10% प्रीमियम, मतलब 10% ज्यादा पर बेच रहा हूं। 30,000 का 10% 3,000 होता है। सर रिडीम की बात नहीं कर, मैंने कहा रिडीम तो दूसरी वाली एंट्री में देखना होता है, इसके बाद की चीज बाद में, सेकंड एंट्री में। पहले यहां तक इशू यहां पे देखते हैं। 30,000 की चीज मैंने 10% को 3,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे बेची, तो मुझे 33,000 रुपीज मिले होंगे। अब दूसरी एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये नॉर्मल इशू की एंट्री बनाई। यहां 33,000 है तो यहां 33 ही आएगा, ये तो रूल है, जो क्रेडिट में होता है वही अगली एंट्री में डेबिट में लिखा जाता है। 30,000 के डिबेंचर थे तो यहां फेस वैल्यू ही आएगी, और 10% प्रीमियम पर था तो ये 3,000 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। यहां तक तो सब कुछ कुशल मंगल था, लेकिन इसके बाद रिडीमेबल एट प्रीमियम लिख दिया, तो अब मुझे क्रेडिट और डेबिट में दो लाइनें ऐड करनी पड़ेंगी। क्रेडिट में लिखना पड़ेगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, और डेबिट में लिखना पड़ेगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट भी लिख सकते हैं। कितने परसेंट प्रीमियम? 15%। तो 30,000 क्योंकि रुपीज में लिखा हुआ है ना, तो अब सीधा इसी पे चेक हो जाएगा। अगर ये नंबर होते तो फिर मैं 100 पे चेक करता, 15%, 15 रुपए आता, 15 की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डिबेंचर में होती, लेकिन अब सीधा चेक हो जाएगा। 30,000 इंटू 15, 4,500, 4,500। थर्ड केस पर आ जाते हैं। केस नंबर थर्ड, इशूड 80,000 रुपीज 10% डिबेंचर 100 ईच एट पार। अब देखो यहां पे पार लिखा है तो पहली एंट्री तो यहीं तक बनती है। रीपेबल मतलब रिडीमेबल, एक ही बात होती है। तो वो प्रीमियम लिखा है तो वो दूसरी एंट्री की बात है। फर्स्ट एंट्री में हम इशू कर लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, थर्ड की ये एंट्री, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 80,000 पार लिखा है तो सिर्फ 80 ही आएंगे, डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है, ना प्रीमियम है। और इसी की अगर मैं बी एंट्री बनाऊं तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन। आप हमेशा एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में लिखते ही लिखते हैं जब भी लंप सम का केस होता है, इसमें इंस्टॉलमेंट नहीं है ना। जब इन सारी की सारी अमाउंट एप्लीकेशन पर ही मिल जाए, मतलब दो ही कॉल पर, दो ही एंट्री पर, रिसीव और ट्रांसफर, ये दो ही एंट्री बनानी पड़े, तो फिर आप एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट खुद से जोड़ देते हो। तो इसमें ज्यादा ही मत सोचना सर अलॉटमेंट क्यों लिख रहे हैं, ना लिखें तो। नहीं लिखोगे तो वो नंबर काट लेते हैं, आधा एक नंबर काट देते हैं तीन में से। तो लिख देना डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। ये तो हो गई पार के केस में ट्रांसफर की नॉर्मल एंट्री। प्रीमियम होता है तो साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दिया जाता है, डिस्काउंट होता है तो डेबिट में डिस्काउंट लिखा जाता है। 80,000 80,000 क्योंकि हमने 80,000 रुपए में डिबेंचर्स को इशू किया था 80,000 में। लेकिन मेरी किस्मत में एक और क्या कहते हैं चरस बुई हुई है, जिसको बोलते हैं रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। अब रिडीम के साथ 10% लिखा हुआ है प्रीमियम, तो मुझे डेबिट क्रेडिट में दो लाइनें ऐड करनी पड़ेंगी। डेबिट में लिखना पड़ेगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे क्रेडिट में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट।
और कितने परसेंट? 10%। 80,000 का 10% 8,000 8,000 ये और लिखना पड़ेगा। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? तो ये कब लाइन ऐड करोगे? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब मैं आपको एक और एक्स्ट्रा बात बताने जा रहा हूं। कहीं भी बता सकता हूं वैसे तो मैं, लेकिन मैं इसको तुम्हें बताऊंगा इस वाले केस में ये जो हम्म ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिखा हुआ है ना, ये जो 3 लाख रुपए 3 लाख रुपीज लिखा हुआ है, इसको जब ये लॉस हो जाता है, अब लॉस ना लिखा होता डिस्काउंट भी होता तो वो भी लॉस ही होता है। तो ये जितने भी लॉस होते हैं, ये वाले लॉस जो होता है, लॉस ऑन या डिस्काउंट ऑन इशू, अगर आपने डिबेंचर इशू किया डिस्काउंट पे तो लॉस है। अगर आप फ्यूचर में एक्स्ट्रा पैसा दोगे, रिडम्पशन एट प्रीमियम करोगे तो भी लॉस है। तो ये जो लॉस होता है, इसको जिस साल ये लॉस हो जाता है उस साल लास्ट में इसे राइट ऑफ करना पड़ता है। आप कहोगे ये क्या सरप्राइज दे रहे हो? मैंने कहा सरप्राइज नहीं, ये मैंडेटरी चीज है। जब भी आपको कोई लॉस होता है तो उस लॉस को आप राइट ऑफ करते हो। राइट ऑफ का मतलब होता है खत्म करना। इस लॉस को खत्म करना पड़ता है। कैसे खत्म करते हैं? तो ये लॉस अभी आपने डेबिट लिखा है ना, तो देखो आपने एंट्री बना ली एक और ये दूसरी एंट्री, तो इसके बाद एक तीसरी एंट्री और बनानी पड़ती है। थर्ड एंट्री में ये जो लॉस डेबिट में है, इस लॉस को क्रेडिट करना पड़ता है। तो टू लॉस या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ऐसे क्रेडिट करना पड़ता है। टू लॉस या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। और डेबिट में, अब डेबिट में क्या लिखते हो? तो डेबिट में देखो इस क्वेश्चन में क्या कहीं सिक्योरिटी प्रीमियम तो नहीं लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होता तो यहां सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना पड़ता। अब सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखा तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3 लाख रुपीज रिकॉर्ड कर देंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब साल के लास्ट में बीइंग राइट ऑफ, बीइंग लॉस या डिस्काउंट राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब खत्म कर दिया। ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि बच्चे जितने भी लॉस होते हैं साल के लास्ट में, ये पी एंड एल अकाउंट में चले जाते हैं। अब कंपनी का पी एंड एल अकाउंट सिर्फ पी एंड एल अकाउंट नहीं होता, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो हमने अपने लॉस और डिस्काउंट को इस साल के अंत में, क्योंकि मुझे लॉस था, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में ट्रांसफर कर दिया। मैंने साथ में ये भी बोला कि अगर क्या पता काश इस क्वेश्चन के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा लिखा होता, तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है वो एक रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व होता है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब उस पर रेस्ट्रिक्शन है, आप उसे कहीं कहीं यूज कर सकते हो। तो क्योंकि हम उसे कहीं कहीं पर यूज कर सकते हैं, तो उसका एक यूज कंपनीज एक्ट में इसको खत्म करने के लिए बताया है कि ये जो लॉस ऑन डिस्काउंट होता है उसको खत्म करने में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर बाई चांस मेरे पास 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में होते, तो मान लेते हैं 2 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में होते, तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2 लाख लिखता। कितने का लॉस है? 3 लाख का, तो 3 में से 2 लाख तो मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम में से मिल जाते। अब जो 1 लाख रुपए बचते उसके लिए मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिख देता 1 लाख रुपए, फिर मैं 1 लाख लिखता यहां। आप कहते सर अगर 3 लाख रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम में होता तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व लिखो या मत लिखो एक ही बात है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 3 लाख टू डिस्काउंट 3 लाख, फिर मैं डायरेक्ट ये एंट्री बनाता। सर अगर वहां पे 5 लाख लिखा होता सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो भी मैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 3 लाख ही लिखता, क्योंकि जब मेरे लॉस 3 लाख है तो मुझे तो 3 लाख की नीड है। और सर अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में सिर्फ 20,000 रुपीज होते, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 20, उसमें से पूरा 20 यूज कर लेता, क्योंकि 20 जितने हैं उतना निकाल लूंगा। बाकी के अब 2 लाख 80 और चाहिए, उसको मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देता। नरेशन बीइंग डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ, ये मैंने राइट ऑफ की एंट्री बनाई। अब आप कहोगे सर एक काम करो, वापस से सारी एंट्री वापस से चलो। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। यहां से शुरू की हमने एंट्री नॉर्मल। इस केस में सर यहां पे डिस्काउंट था, तो मैंने कहा एक एंट्री, दो एंट्री बन गई, इसके बाद एक तीसरी एंट्री और बनानी थी। इसमें कहीं प्रीमियम थोड़ी है, नहीं है, तो फिर तीसरी एंट्री बनती एंट्री नंबर थर्ड। डिस्काउंट डेबिट है तो डिस्काउंट तो हो जाता क्रेडिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट तो हो जाता क्रेडिट, और डेबिट में लिखना पड़ता मुझे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और ये जो 15,000 रुपए पड़े मुझे ये यहां लिखने पड़े। आप कहोगे ये कितने चालाकी से खेले हो आप हमारे जज्बातों से।
पहले तो बताया नहीं, अब चुपचाप तीसरी एंट्री ऐड करवा के मैंने कहा अब तुम्हें ये महसूस हो गया होगा कि ये तो बहुत आसान बात थी, अगर मैं वहीं पे बताता तुम कहते पता नहीं क्या बोल रहे हो। अब तुम्हें ये लग रहा होगा ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें देखना, ये देखो, इसमें ये वाला केस में तो कुछ भी नहीं है, इस वाले केस में डिस्काउंट था तो इसको भी राइट ऑफ करने की एक एंट्री बनती। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं है, इस वाले में था तो हमने कर दिया। इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ, इसमें ये रहा डिस्काउंट, इसको राइट ऑफ करने की एक एंट्री बना लेना। ये वाला ए केस था, नॉर्मल था। ये वाला सेकंड केस था, इसमें देखो ये लॉस है तो ये 1 2 और इसी की एक तीसरी एंट्री और बनती। लेकिन कमाल की बात पता है क्या है, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम में 3000 रुपए भी है तो इसकी एंट्री बनती। ये लॉस डेबिट है तो इस लॉस को तो मैं क्रेडिट करता, टू लॉस ऑन इशू ऑफ ऐसे करके लिखता। डेबिट में लिखता मैं सिक्योरिटी प्रीमियम। अब लॉस है 4500 का और सिक्योरिटी प्रीमियम में पड़े सिर्फ 3000, तो 1500 रुपए जो मेरे कम पड़ गए उसको मैं लेके आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से 1500 रुपए पूरे कर ले। अब ये बहुत फर्जी सी एंट्री बना दिया, अभी प्रॉपर डिटेल में आगे बनाऊंगा मैं एंट्री। ये तो सिर्फ मैं आपको एक समझाने के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा था। आगे बढ़ते हैं। लो, क्वेश्चन आया तुम्हारे लिए, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट पार। रिडीम के बाद कुछ लिखा है पार तो इग्नोर, यहां के बाद की चीज मेरे काम की नहीं। तो इशूड की एंट्री बनेगी प्रीमियम पे जो इशू करते हैं। 70 और 12% इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट 110। अब रिडीम एट 110 का मतलब रिडीम एट प्रीमियम ही है। ये लिख रहा होगा मैंने प्रीमियम लिखा है, क्यों है, क्योंकि 100 का एक है और वापस कितने कर रहे हो 110, तो मतलब 10 रुपए का प्रीमियम है। चलो तो पहले ए केस की एंट्री बनाते हैं। पहली एंट्री बनेगी, अब ये फिर से 40 और 70 लिखा है ना, तो अभी एक काम करते हैं, रुपीज नहीं लिखा तो अब रुपीज नहीं मानते, इन्हें नंबर मानते हैं, तो नंबर से इस हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 40,000 डिबेंचर, 100 का एक, 5% प्रीमियम मतलब 105। तो 40,000 डिबेंचर इशू किए मैंने और एक डिबेंचर 105 का, तो मैंने 42 लाख रुपीस के डिबेंचर इशू। बीइंग एप्लीकेशन मैंने रिसीव। रिडीम एट पार है तो फिर कोई केस ही नहीं बन रहा, फिर तो बस सीधा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ₹42 लाख यहाँ डेबिट है तो वो क्रेडिट है, यहाँ डेबिट में आएगा। यहाँ पे 40,000 इंटू 100 फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और यहाँ 40,000 इंटू 5 2 लाख। ये आपका पहला केस खत्म, केस नंबर 1। केस नंबर 2 पर आ जाते हैं। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 70,000 डिबेंचर, 100 का एक, 5% प्रीमियम, तो ये हो जाएगा 73,50,000। 73,50,000, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 73,50,000, 70,000 इंटू 100, 70 लाख फेस वैल्यू। 70,000 इंटू 5, 7 3 7 5 35, 3,50,000 नॉर्मल था। अब बीच में आ गया 10 रुपए का प्रीमियम कि रिडम्पशन किस पे होगा, 5% प्रीमियम, तो सॉरी 10 रुपीज के प्रीमियम, तो डेबिट और क्रेडिट में लाइनें ऐड होंगी। डेबिट में लिखा जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट और क्रेडिट में लिखा जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। 10 रुपीज प्रीमियम, 70,000, 70,000 इंटू 10, 7 लाख
क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर लॉस हो गया है, या यहाँ पे डिस्काउंट होता तो भी वो लॉस ही माना जाता। इस लॉस को मुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो लॉस डेबिट है, तो लॉस को राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट किया जाता है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट 7 लाख रुपीस का लॉस हुआ। चेक करो कि इस केस में प्रीमियम है हमारे पास। हाँ, ये रहा प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करके मैं पैसा निकाल, क्योंकि मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में सिर्फ 3,50,000 रुपीज पड़े हैं, तो मुझे 3,50,000 और चाहिए। उसको मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से डेबिट कर दूंगा। आप कहते सर अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम में ना मिलता ये पैसा तो मैं स्टेटमेंट ऑफ P&L में पूरा 7 लाख रुपए डेबिट कर देता। आया समझ में? तो आप कह रहे हो सर अच्छा ये तो इजी है, इतना टफ नहीं है। मैंने कहा हाँ, टफ तो है ही नहीं, कुछ भी टफ नहीं है तुम्हारे लिए। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, चिरंजीवी लिमिटेड 12,000 इशूड 2,000 नंबर ऑफ डिबेंचर है, 10% डिबेंचर 100 ईच, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। डिबेंचर वर इशूड एट 10% प्रीमियम, तो इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। तो इशूड की प्रीमियम वाली नॉर्मल एंट्री बनाओ और फिर दूसरी वाली एंट्री में 2 लाइनें वो डेबिट क्रेडिट में ऐड कर लेना। डिबेंचर वर इशूड एट 5% डिस्काउंट। चलो, तो ये तुम्हारे लिए पूरा पूरा होमवर्क में है। आगे बढ़ते हैं। लो, एक और क्वेश्चन ऐसे ही ढूंढ के लाया था। मैं चाहता था ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो तुम इस। फिर से नॉर्मल। अब यहाँ पे रुपीस का सिंबल है, ध्यान रखना। यहाँ रुपीस का सिंबल है, तो 75 लाख रुपीस के आपने डिबेंचर इशू किए। यहाँ पे इशूड 8,000, यहाँ रुपीस का सिंबल नहीं है। और ये इशूड 90,000, यहाँ भी रुपीस का सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पे रुपीस है, तो ये आप इसलिए आपसे गड़बड़ ना हो। अब आप जब भी परसेंटेज लगाएंगे तो सीधा अमाउंट पे लगा देंगे, और जब नंबर ऑफ डिबेंचर होता है तो नंबर ऑफ डिबेंचर की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। जैसे 100 का 6% 6 रुपए, तो 6 की मल्टीप्लाई ऐसे करके ट्राई करना। नहीं होगा तो लाइव क्लास में जब आऊंगा, लाइव सेशन जब लेंगे, डाउट क्वेरीज, अभी अभी तो मैं जस्ट आपको एक बेस बनवा रहा हूं, जैसे आपको सारे चैप्टर्स में कुछ ना कुछ आता हो। इसलिए मैं अभी लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल रहा हूं, है ना। उसके बाद फिर लाइव आएंगे, तो लाइव का मतलब है कि आपको आता हो, वरना मैं पहले दिन लाइव आ जाऊं और आप अंट कुछ भी पूछना शुरू कर दो, जबकि उस पहले सेंस बनना चाहिए किसी बात का कि आपने ये चीज सीख रखी है, ये ऐसे होती है। अब मैं आऊंगा, जब आप मुझसे कहोगे कि सर हम इसे कैसे करें, तो मैं आपको एटलीस्ट रेफरेंस तो दूंगा कि मैंने कहा बेटा आप लेक्चर नंबर 6 पर जाओ, वहां पे मैंने ये सिखाया हुआ है। तब आप कहोगे कि मैंने सर 6 चैप्टर में 6 लेक्चर लिया, वहां पे मुझे ये डाउट आया, अब आप मुझे बताओ। समझ गए? ठीक है। तो इशूड 90,000 9% डिबेंचर 100 ईच एट पार, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 4 इयर्स। तो ये आप इसको होमवर्क में ट्राई करेंगे। नेक्स्ट, Kitply Limited issued 2 lakh 10% डिबेंचर एट डिस्काउंट 5%, द टर्म ऑफ इशूड प्रोवाइडेड रीपेमेंट। और कहते हैं 10% डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किए। एट द एंड ऑफ द 4 ईयर किटप्लाई लिमिटेड हैड अ बैलेंस 5 लाख इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, पास जर्नल एंट्रीज फॉर इशूइंग डिबेंचर एंड रिटर्न। तो इशू की एंट्री बनाते हैं। आप देखना इसमें रिडीम एट प्रीमियम, प्रीमियम तो द टर्म ऑफ इशूड प्रोवाइडेड द रीपेमेंट। अब इसके आगे कुछ लिखा नहीं है, अब मैं खुद से जोड़ दूं लाइन, यहां होगा, मिसिंग हो गया होगा। रीपेमेंट एट द एंड ऑफ 4 ईयर लिखा हुआ है, रीपेमेंट एट 10 रुपीज प्रीमियम। ऐसे ही फर्जीवाड़े में लिख दिया मैंने कुछ भी। आप कहोगे सर नहीं, क्वेश्चन में नहीं है कुछ भी, तो आप भी मतलब ऐसे ही करके दिखाओ ना, सिंपल केस। मैंने कहा चलो लो, आप भी ये याद रखोगे, जैसे आप कहोगे वैसे कर देंगे। एंट्री बनाते हैं। इशूड 2 लाख रुपीज है, आगे रुपीज लिखा हुआ है, ध्यान रखना। लिखा नहीं है तो मैं लिख रहा हूँ रुपीज है। जिसके आगे ऊपर ऐसे एरो सा या कोमा सा एक जो भी होता है, ये है, तो इसका मतलब इसके आगे रुपीज का साइन है, यहाँ से मिटा हुआ है। तो आपने 2 लाख रुपीज 10% डिवीजन डिस्काउंट पे इशू किए। 2 लाख की चीज अगर 5%, अब रुपीज है तो डिस्काउंट डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है।
अब सर ये 2 लाख नंबर ऑफ डिबेंचर होता तो फिर मैं डिबेंचर 5% पहले 100 के ऊपर जो फेस वैल्यू होती है उस पे लगाता और फिर उसकी मल्टीप्लाई करता जो नंबर ऑफ डिबेंचर होते हैं। तो अब फिलहाल मैं डिबेंचर इशू करता हूँ 2 लाख डिबेंचर 5% मतलब 2 5 10 10,000 2 लाख का 5% 10,000 हो गया। तो 10,000 रुपीज के मैंने डिस्काउंट पे इशू किया। तो जी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का केस नहीं है। 2 लाख की चीज 5% मतलब 190 पे मैंने इशू किया हुआ, 10% डिस्काउंट, 5%। फिर दूसरी एंट्री बनती है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पे 190 है तो यहाँ 190 आएगा। 2 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए तो यहाँ तो पूरे 2 लाख आएगा, क्योंकि फेस वैल्यू जाती है। जो मैंने 5% 10,000 का डिस्काउंट था मैंने डिस्काउंट में लिख दिया। अब ये डिस्काउंट है, इसको राइट ऑफ करना है। डिस्काउंट डेबिट है तो डिस्काउंट को क्रेडिट कर दो। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। और डेबिट में क्या लिखोगे तो देखो क्या प्रीमियम में पैसा है, 5 लाख रुपए पड़े हैं तो सारा यूज कर लो। सिक्योरिटी सारा का मतलब 10 के 10,000 रुपए प्रीमियम से ही निकल जाएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट फिट इजी, वेरी इजी। देखना बबाल छे क्वेश्चन ना छे। Gladiators Limited issued 10,000 8% डिबेंचर 100 each at discount 5% redeemable at premium। redeemable at premium मतलब दोनों चीजें ऐड करनी। It had a balance in 70,000 in security premium reserve and 50,000 in capital reserve। 50,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में पड़े हैं। डिबेंचर वर फुली सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट वर ड्यूली रिसीव पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री बनानी है तो पहले इशू की एंट्री बनाते हैं। 10,000 डिबेंचर है तो अब देखो नंबर ऑफ डिबेंचर है ना, तो अब मैं 5% सीधा इस पे अप्लाई नहीं कर सकता। अब मुझे जो एक डिबेंचर है उस पे पहले 5% 5 रुपए की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा। ऐसे ही यहाँ पे तो पहले इशू कर लेते हैं। इशूड एट डिस्काउंट 5% डिस्काउंट पे, मतलब 100 की चीज 100 पे ना बिकी होगी, 95 पर बिकी होगी। तो एक काम करते हैं, पहली एंट्री बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अकाउंट। 10,000 डिबेंचर इशू किए, 100 रुपए का 5% डिस्काउंट मतलब 95, तो 95 के आगे 4 जीरो। अब दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू किया तो डेबिट में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट वाले, 8% डिबेंचर अकाउंट। यहाँ 9,50,000 है तो 9,50,000 आएगा, लेकिन 10,000 डिबेंचर 100 की मल्टीप्लाई करके परसेंटेज डिबेंचर में पूरी फेस वैल्यू आएगी 50,000। यहाँ फ्यूचर में 5 रुपए के प्रीमियम पे रिडम्पशन होगा तो डेबिट में लॉस। आप कहोगे सर इसको तो आपने इसमें प्लस करना सिखाया था। मैंने कहा हाँ सिखाया था, लेकिन मैं अलग से लिख के दिखा रहा हूँ, एक ही बात है। लाइन बिल्कुल सेम लिख रहा हूँ, बस आगे डिस्काउंट और यहाँ लॉस लिख दिया, जिससे आपको पता रहे कि ये अलग से मैंने ऐड किया है। कितना 5 और इंटू ये वही सेम 50,000। और क्रेडिट में क्या ऐड किया जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 50,000। ये अलग से लाइन ऐड करनी पड़ेगी। अब हम इस लॉस को और डिस्काउंट को खत्म करेंगे। ये डेबिट में तो क्रेडिट में लिखेंगे टू डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को हमने क्रेडिट कर 50 और 50 मिला के कितना बना 1 लाख। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा है 50,000 तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डेबिट में पड़े हैं 50, तो पूरे 50 ही निकाल क्योंकि मुझे तो 1 लाख की जरूरत है। तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व भी लिखा, सॉरी 70 है, इट हैज बैलेंस 70,000, मैं 70 लिखूंगा। कहते एंड 50,000 कैपिटल रिजर्व, इससे नहीं निकालना होता, बस सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा है तो उससे निकालो, बाकी का डालो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
30,000 खत्म। आए दोनों केस समझ में? तो जब भी डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम मतलब रिडम्पशन वाली टर्म के साथ हो तो ये दो लाइनें प्रीमियम के केस में ऐड करना, बाकी सब में नॉर्मल इग्नोर कर देना। चाहे रिडीम के साथ आगे कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक रिडीम के साथ प्रीमियम ना लिखा हो। और रिडीम के साथ अगर प्रीमियम लिखा हो तो अपनी जो दो एंट्री बनती है उसकी दूसरी एंट्री में डेबिट क्रेडिट में लाइनें ऐड करनी पड़ती हैं, लॉस ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और ये जो लॉस या डिस्काउंट होता है इसको लास्ट में राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ करते वक्त ये डेबिट से क्रेडिट होता है और सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा है तो उसका यूज करो, और सिक्योरिटी प्रीमियम में नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल लो। ठीक है, अब आपका मन कर रहा होगा कि सर हमें भी एक क्वेश्चन ऐसा ही दो, तगड़ा सा हमें करना घर पे। तो नहीं की और पूछ, आपने इनवाइट किया एप्लीकेशन 3000 11% डिबेंचर 100 ईच डिस्काउंट पे, द अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन वर रिसीव 3600 डिबेंचर। देखो अब 3000 और 3600 ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, एप्लीकेशन से डिबेंचर्स वर रिजेक्ट, 600 वालों को भगाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। एंड द एप्लीकेशन मनी वाज रिफंड, बाकी को आपने कर दिया डिबेंचर और जर्नल एंट्री आपको बनानी है। तो बड़ी सिंपल है। आप कहोगे सर इसका क्या करना है, तो कुछ नहीं करना, जैसे शेयर चैप्टर में प्रोराटा पढ़ा था वही करना है। मतलब ये रिजेक्ट कर दिया ना वापस, तो जब आप पहली एंट्री बनाते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऐसे, और दूसरी एंट्री बनाओगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट का केस है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट वाले डिबेंचर है, टू 11% डिबेंचर। तो बस दोबारा से एक बार एक काम कर देना, टू बैंक यहाँ पे भी वापस से बैंक क्रेडिट कर देना, जिनको भगा देते हैं ना उनको दूसरी एंट्री में वापस बैंक लिख देते हैं उनके नाम के आगे। 600 डिबेंचर फालतू आए थे और 100 के डिबेंचर 6% डिस्काउंट मतलब 94 के हिसाब से पैसा, तो 600 वालों को वापस लौटा दिए 94 के हिसाब से, क्योंकि सबको पता है 100 रुपए का डिबेंचर 6% डिस्काउंट पे मतलब 94 पे मिल रहा है, तो सब 94 के हिसाब से पैसा लाए। ठीक है जी, तो पहली एंट्री किससे बनती थी, ज्यादा वाले से, यही सिखाया ना 3600 इंटू 94, 36 ये घर से करना है लेकिन मैंने सारा हिंट दे दिया है। बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 3600 इंटू 94, 3600 इंटू 94, जितना पैसा यहाँ आएगा वापस से डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में उतना ही पैसा लिखा जाएगा 3600 इंटू 94। लेकिन परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा कौन सी वैल्यू जाती है, जितने डिबेंचर असली में इशू किए 3000 और फेस वैल्यू। यहाँ पे सर 3000 डिबेंचर और 6 रुपए का डिस्काउंट यहाँ पे लिख दे, ठीक है। और लास्ट में फिर यही जो डिस्काउंट ऑन इशू है इसको लास्ट में राइट ऑफ करने की भी एक एंट्री बना देना, सिक्योरिटी प्रीमियम है नहीं तो डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल देना। तो बच्चों ये था हमारा लेक्चर नंबर, कौन सा लेक्चर था ये, 7, इशू ऑफ डिबेंचर, लेक्चर नंबर 7। अब हम मिलेंगे आपसे लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे बुक नंबर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें हेड, सब हेड, कॉमन साइज, कंपैरेटिव वाले चैप्टर, उसके बाद फिर वो रेशियो वाला चैप्टर। तो मैं आपको रेशियो याद करने के लिए मैं देखूंगा कोई मेरी वीडियो, अगर मैंने फॉर्मूले याद करवाने वाली कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रखी होगी तो उसको दूंगा आपको मैं, क्योंकि उसमें सिर्फ फॉर्मूले याद करवाने पहले मेनली मुझे। और उसके बाद फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अभी कुछ लेक्चर्स और जो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगे जिसमें मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ओर तैयारी करवा दूं। उसके बाद फिर हम डाउट्स सेशंस रखना स्टार्ट करेंगे, सैंपल पेपर सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। आपको भी तो सैंपल पेपर में सोल्व कराऊं तभी समझ में आएगा जब आपको पहले कुछ कुछ ओवरव्यूज पता हो चैप्टर वाइज, इसलिए ये लेक्चर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रसन्न रहो, है ना, स्वस्थ रहो, हेल्दी मतलब स्वस्थ मतलब हेल्दी रहो, और अपनी तैयारी करते रहो। हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और जब आप 8th लेक्चर पर आओगे तो अब आपको देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे मिलेगा आपको देखने के लिए थर्ड बुक्स का कुछ मटेरियल। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो, टेंशन मत लेना, ऊपर वाले हैं और फिर यहाँ पे नीचे आपको प्रैक्टिस कराने के लिए मैं हूँ। जय हिंद, जय भारत।